जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में है बट अब वो क्लाइंट सर्विसिंग में भी आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो क्लाइंट सर्विसिंग में किस तरह से आ सकते हैं? सो इसके अंदर काफ़ी सारे टिप्स दे सकते हैं, बट टू कीप इट शॉर्ट, सबसे पहला टिप ये है कि एजेंसी ओपन कर ली, अब उसे ग्रो किस तरह से करना है? जी, ग्रो इस तरह से करा जैसे तो टिकट साइज क्या रहता है आपका, मिनिमम मैक्सिमम? देखो, टिकट साइज अब हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। पहले हम लोग कम टिकट साइज में भी करते थे, बट हम लोग का मिनिमम टिकट साइज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शो बियॉन्ड फेम विद पायल। और आज मेरे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने कभी एसईओ में होते हुए भी एडसेंस और एफिलिएट से ज़्यादा रुपए कमाए ही नहीं। एडसेंस का तो उन्होंने कभी साइन अप ही नहीं करा, तो आखिर उन्होंने कमाया कैसे, जानते हैं उन्हीं से। वेलकम टू माय शो गुनदीप सिंह ग्रोवर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले आप अपने बारे में सबको बताइए कि कहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग में आए, कहाँ से एसईओ स्टार्ट हुआ? सो ये जर्नी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी साल हो गए। आई थिंक 2011 या 12 की बात होगी। तब मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे ये पूछा कि यार मेरे को ना लैपटॉप लाइफस्टाइल जीना है। तो उसने, क्योंकि मैं देखता था उस टाइम पे इंस्टाग्राम नया नया आया था, तो वो मिलियनेयर मेंटर ऐसे पेजेस होते थे जहाँ पे वो मोटिवेशनल, वो बड़ी बड़ी यॉट्स वगैरह ऐसी पोस्ट। तो मैंने उसको बोला मेरे को ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए कि मुझे, मेरे पास लैपटॉप हो और मैं सिर्फ कहीं पे भी घूमूं, मैं काम कर सकूं। तो और मैंने अपने डैड को भी देखा था, क्योंकि वो 9 to 5 वाले नहीं थे, वो 9 to रात के 10 o'clock वाले थे, कि वो सारा टाइम दुकान पे, बिजनेसेस जैसे शॉप में काफी सारा एंगेज रहते। तो मुझे मैं बहुत डरता था ऐसे लाइफस्टाइल से, कि ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत तपस्या जो मेरे फादर करते, तो मुझे थोड़ा इजी लाइफस्टाइल चाहिए था। तो मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे एक चीज बताई कि एसईओ कुछ होता है। उस टाइम पे एसईओ एक फॉर्मुलेटेड और प्रॉपर टर्म नहीं थी। डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम पे वर्ड किसी को नहीं पता था। वो ऐसा टाइम था जब ये चीजें बहुत नई थी। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि, और मेरे फैमिली से ये परमिशन नहीं थी कि मैं कुछ बिल्कुल नेक्स्ट अलग करूं, हाँ। क्योंकि हमारे में ये एक्सपेक्टेड था कि मैं बिजनेस को हैंडल करूंगा। बट बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट था। उन्होंने, जब मैंने समझाया कि मुझे कुछ ऐसा करना है, तो मुझे उन्होंने कहा ठीक है, मतलब मेरे मॉम डैड बहुत सपोर्टिव हैं। वो कहते ठीक है, तू कर अपने हिसाब से, तू कर लेगा तो तू कर ले। तो उस वहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने अपनी डिग्री की, मास्टर्स की। मास्टर्स के अंदर मैंने अपनी, मेरी मास्टर्स एमसीए में थी, और मैंने एमसीए में भी जो थीसिस हमारा 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट होता है, उसमें भी मैंने कन्विंस किया अपने टीचर को कि मुझे एसईओ में थीसिस करने हैं। और वो बहुत, उनको बहुत अजीब लगी ये बात, क्योंकि उस टाइम पे टेक्निकल वेबसाइट ऐसा कुछ बनाने को मिलता था। तो मेरे को उनको एक्चुअली कन्विंस करना पड़ा ये क्या होता है। उन्होंने, फिर वो बड़े सपोर्टिव थे मेरे मैम, उन्होंने एचओडी से बात की कि इसको करने दो, लेट्स डू दिस। और मेरा बहुत अच्छा फिर वो भी हुआ। वहाँ से जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई जब मैंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट की एमसीए में। फिर मैंने इसको फुल फ्लेजेडली 2015 से अच्छे से करना शुरू किया। दिस इज हाउ द जर्नी बिगेन। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? ओके, अभी मेरी ऑनलाइन मार्केटिंग की एजेंसी है। हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि विद गॉड ग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आपके सारे क्लाइंट्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या फिर इंडियन क्लाइंट्स भी हैं आपके? हम लोग के मेजरली क्लाइंट्स इंटरनेशनल है। 80% हम मान सकते हो इंटरनेशनल है। इंडिया में हम करते हैं, बट स्टार्टअप्स के साथ कर रहे हैं और कुछ इस्टेब्लिश्ड कंपनीज के साथ कर रहे हैं इंडिया में मोस्टली, पर इंटरनेशनल है क्योंकि शुरू से वैसे रहा है। जो मेरा सवाल था, जो मैंने सबको इंट्रोड्यूस आपको ऐसे ही कराया कि आपने अभी तक एडसेंस पे साइन अप भी नहीं करा है, हाँ, नहीं किया। एफिलिएट से भी आप ज्यादा अर्न नहीं करते हैं, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि आप अर्न कैसे करते हैं? ओके, इसमें मैं अर्न कैसे करता हूँ। मैंने एक चीज़ में स्पेशलाइज करता हूँ, वो है लोकल एसईओ। हालांकि मेरी एजेंसी सब कुछ प्रोवाइड करती है, पीपीसी, एसईओ, एवरीथिंग। बट व्हाट आई स्पेशलाइज पर्सनली, जो मेरा शुरू से मैंने किया है, वो लोकल एसईओ। लोकल एसईओ बेसिकली क्या होता है कि हम लोग लीड्स पे काम करते हैं ज़्यादा। हम लोग लीड से कमाते हैं और हम लोकल सर्विसेज के उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे यूएस में कोई एक्सवाईजी पर्टिकुलर सर्विस है, कनाडा में कोई कोई किसी को कुछ चीज़ चाहिए, या मोस्टली सर्विसेज बेस्ड होता है ये।
यूएई में इस तरह से। तो हम लोगों ने उस चीज़ में मास्टर किया। अब होता क्या है, एडसेंस जैसे आप बोल रहे हो क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने जब देखता हूँ ना, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, लोग कहते हैं हमने इतने मिलियन ट्रैफिक जनरेट किया, इतने 100 के ट्रैफिक आता है, मैंने कभी इतना ट्रैफिक नहीं देखा। मतलब तो आपने इतना ज्यादा ट्रैफिक कभी देखा ही पर नहीं, अर्निंग्स बहुत देखते हैं हम पर लोग। आपने फिर भी बड़ी अर्निंग करी है। अब उसमें देखो सिंपल है, मैं वो एग्जांपल देता हूँ रियल टाइम। मेरी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आई थिंक सिर्फ 30 के 40 डेली ट्रैफिक आता है, हाँ, बट वो मेरे को शायद $100 से ऊपर का ही रोज मिनिमम देके जाती है। मिनिमम तो पर डे आप $100 मिनिमम एक साइट से अर्न बता कर रहा रहे हूँ। हैं एक साइट से, ये तो एक मतलब जिसका हाँ, ट्रैफिक इतना कम है। हाँ, ऐसी मेरी एक साइट है जो 250-300 डेली करती है, वो हमें 400-500 डेली देके जाती है। ओके, तो हमने बहुत कम ट्रैफिक में बहुत ज्यादा रेवेन्यू देखने की आदत शुरू से डाल रखी है। तो अगर हम वो देखें ना 1 मिलियन ट्रैफिक, तो हमें वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, और उसका रिटर्न देखते हैं कि 1 मिलियन के बाद भी, जैसे गूगल डिस्कवर आजकल लोग सारे कर रहे हैं एक दूसरे से सुन के, तो हमें वो बड़ा अजीब लगता है कि 1 मिलियन के बाद भी ये $100-200 जो भी, मतलब आई डोंट नो, इतना कर रहे हैं। तो हमें 1 मिलियन ट्रैफिक हम जनरेट कर लें, तो हम उसमें हम ट्रैफिक से ऊपर कमाते हैं बेसिकली। हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं कि 500 का ट्रैफिक है, तो हमारी अर्निंग डॉलर्स में से ऊपर होनी चाहिए। ये हाँ। मेरा एजेंडा है। ये एडसेंस से कभी पूरा नहीं हो सकता। एडसेंस में तो ये इम्पॉसिबल है, मैं बात करूं तो इन लीगल सिनेरियोज या जैसे जेन्युइनली काम किया जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने हमेशा उस चीज को देखा है, लीड जनरेशन किया, और क्लाइंट्स के लिए किया है, साइट्स को रेंट किया है, बहुत सारे अलग अलग चीजें जो करते हैं हम। तो बेसिकली आपने जो अर्न करा है वो लीड जनरेशन से करा है। यस, यू कैन से दैट, क्योंकि हम क्लाइंट्स के लिए भी वो करते हैं, अपने लिए भी वो करते हैं जी। तो अभी गुनदीप ने अपना सीक्रेट यहाँ पे बताया है, इसके लिए लाइक तो बनता है। गुनदीप ने बताया है कि वो सारे रुपए या तो क्लाइंट से अर्न कर रहे हैं, या फिर लीड जनरेशन या लीड जनरेट करके साइट को रेंट आउट करके अर्न कर रहे हैं। गुनदीप, मैंने आपकी साइट देखी है, आपकी जो एजेंसी की वेबसाइट है, जी जी आपने उस पर कुछ खास एसईओ नहीं करा हुआ, जी 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 आपने पीपीसी में आप जी इन्वेस्ट जी नहीं जी करते हैं, जी 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 तो क्लाइंट कहाँ से आ रहे हैं जब मार्केटिंग में इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा है? जी जी आपने अब तक ज़ीरो इन्वेस्ट करा है मार्केटिंग में। मैं आपको इनकी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। इन्होंने क्लाइंट के लिए एक भी क्लाइंट के लिए एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करा है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो सीक्रेट क्या है इसके पीछे? सीक्रेट ये है कि मैंने 2-3 ना फायदे कैसे सोचे कि हम लोगों ने ये देखा। मैंने जब पर्सनली जब काम 2015 में कमर्शियली शुरू किया, तो मेरे पास ना खुद काम आने लग गया था, क्योंकि मैं जैसे एक चीज़ बताई कि एक चीज़ में स्पेशलाइज कर गया था, तो उस चीज़ को स्पेशलाइज करके उसमें एक क्वेरी आई, काम आया, उसको अच्छे से किया। तो मैंने एक सीक्रेट सॉस बता देता हूँ। फर्स्ट थिंग जो मेरे लिए बहुत वर्क करती है, जो मेरे को बड़े लोगों ने मना किया बट मेरे लिए बहुत वर्क करती है, वो है कि जब हम साइट बनाते हैं किसी क्लाइंट के, नीचे फुटर में अपना जरूर डालते हैं। हाँ, उससे मुझे मना किया जाता है कि ये मत करो कि कॉम्पिटिटर आपका कोई दूसरी एजेंसी आपके उस एचआरएस में डाल के आपके सारे क्लाइंट निकाल लेगी, सबको आउटरीच कर देगी, और ऐसे होता भी है। बट मेरा क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बहुत है, उनको रोज 100 मेल्स आती है, वो बिल्कुल एक मेल भी नहीं देखते। क्लाइंट्स मेरे बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करता हूँ मैं, और जिसके साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करता हूँ ना, उसको मैं एक चीज और बोलता हूँ कि याद मैं अपना सीक्रेट रिवील कर रहा हूँ कि वो मेरे को और क्लाइंट्स ला के दे, तो मैं उसके पैकेज में उसको एक डिस्काउंट देना शुरू कर दूंगा। तो इस तरह से मेरे को बहुत सारे मेरे करंट क्लाइंट्स ही मेरे बीडी बन जाते हैं, और मेरे को बहुत सारा और बिजनेस देते हैं। तो यहाँ पर आपको बीडी हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपके क्लाइंट्स ही आपके बीडी बन जाएँगे, बस उन्हें थोड़ा-सा डिस्काउंट दे दीजिएगा। ये बहुत अच्छी मार्केटिंग टिप अभी गुनदीप ने शेयर करी है। जी। तो गुनदीप, इतने लॉयल जो आपके क्लाइंट हैं वो बनते कैसे हैं? आप उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, क्या है कि वो आप ही से काम कराना चाहते हैं? आपको डर नहीं है मार्केट में कि आप अपना फुटर में अगर साइट का नेम डाल रहे हैं आप अपना, तब भी आपको कोई डर नहीं है, तो ऐसा क्या है? देखो, इसका सबसे अच्छा आंसर मैं ये दे सकता हूँ कि एक ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड करता हूँ मैं। दूसरा ट्रस्ट में ना, ये ट्रस्ट बिल्ड करने से ये नहीं कि ट्रस्ट सालों में बिल्ड होता है। ट्रस्ट मैं डे 1 से कैसे बिल्ड करता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, मेरे को पता है वो रेफरेंस से आया, वो एक तो उसको पता है जिसको उसने रेफर किया है, तो ही नोस कि ये एक अच्छा काम करेगा। उसके दिमाग में भी ये बात है कि ये बढ़िया लोग होंगे जिसके पास मैं गया हूँ, और मुझे भी पता है रेफरेंस से आया है, तो ये क्लाइंट ट्रस्टवर्दी है।
तो जब हम उससे बात करते हैं तो मैं उसको वो जब अपना नीश बताता है, हमारा बड़ा अच्छा प्रोसेस है, उनसे सारी डिटेल लेते हैं, एक स्वॉट शीट भरवाते हैं मेरी टीम उसमें सारा कुछ करके। तो वो जब करने के बाद ना इवन पहली कोटेशन क्लाइंट ना मुझसे प्राइसिंग पूछता है। मैं हम लोग की एजेंसी की स्पेशलाइजेशन है, हम ना बुटीक एक्सपीरियंस देते हैं। हम लोग का वो फैक्ट्री एक्सपीरियंस नहीं है कि आया प्राइसिंग मुंह पे मारी और काम शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको क्या चाहिए, ये क्या नीश में है, इसके लिए क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, उसकी स्ट्रक्चराइजेशन, ये सब मैं उसको प्राइसिंग से पहले ही उसके लिए इतना कुछ कर देता हूँ। तो क्लाइंट सरप्राइज होते हैं। हमें ना लोगों ने पागल भी बोला था स्टार्टिंग में कि तुम क्लाइंट को इतना कुछ पहले ही दे रहे हो तो भाग जाएगा, किसी और से करवा लेगा। बट मैं ये सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, जिसने भागना है वो भाग जाएगा, पर जिसको ये चीज समझ है ना कि कितने बढ़िया लोग हैं, इन्होंने मेरे को पहले ही इतना कुछ करके दिया है, मतलब मेरे को प्राइसिंग दी है, तो प्राइसिंग जस्टिफाई कर रहे हैं कि इतनी पैसे हम क्यों ले रहे हैं और हम आपके लिए क्या करके देंगे। तो यहाँ से जब वो ट्रस्ट का मैंने पहले हाथ दिया ना, तो क्लाइंट भी देता है। फिर क्लाइंट से रिलेशन अच्छा बनता है, फिर हम उसको सही गाइड करते हैं कि आपको यहाँ पैसे नहीं लगाने चाहिए, यहाँ लगाने चाहिए। फिर हम लॉयल्टी क्रिएट करते हैं उसके साथ। अगर देखो, गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी कभी कभी हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में कोई पोस्ट मिस हो गई या कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। बट एक जब रिलेशन बन जाता है ना, तो चीजें दोनों तरफ से सॉल्व होती हैं। क्लाइंट भी हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, हम भी क्लाइंट को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस देते हैं, जिसमें और ऐसी चीजें हैं तो जिससे बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो बहुत अच्छी बात है भी गुणदीप ने क्लाइंट रिलेशनशिप को लेके बताई है कि क्लाइंट के साथ कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं और आपके क्लाइंट्स आपके पास रुके रहेंगे इस तरह से। आप इतने सारे क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो टिकट साइज क्या रहता है आपका, मिनिमम मैक्सिमम? देखो, टिकट साइज अब हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। पहले हम लोग कम टिकट साइज में भी करते थे, बट हम लोग का मिनिमम टिकट साइज $750 है यूएसडी, और मैक्सिमम $8,000 to $9,000 यूएसडी। दिस इज पर मंथ, मतलब ओके। मिनिमम टू मैक्सिमम जो मैंने रेंज बताया है, इसमें मिनिमम वाले भी बहुत है, मैक्सिमम वाले भी डिसेंट हैं। गुणदीप, आप क्लाइंट्स को अपसेल करके भी बहुत अच्छा अर्न कर पा रहे हैं, जी जी वो जी किस तरह से कर रहे हैं? जी। इसके अंदर क्या है कि हम लोग अपसेल में पहले इतने अच्छे नहीं थे। हम लोग सिर्फ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करके उनके साथ काम कर रहे थे, जो हमारे पैकेज सिस्टम था। बट रिसेंटली हम लोगों ने अपसेलिंग पे बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि हम लोग का, जैसे हमने बताया, कोई बीडी नहीं है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट नहीं है हम लोग का, बट अपसेलिंग हमारी स्ट्रांग है। उसमें मेरा पार्टनर रितेश अग्रवाल, वो उसकी क्वालिटीज में से बहुत ऑपोजिट है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है उसके साथ काम करना। तो उसका बहुत स्ट्रांग पार्ट है ये। तो जैसे मेरा बहुत स्ट्रांग पार्ट सेल करना है, तो उसका बहुत स्ट्रांग पार्ट अपसेल करना है। लाइक अगर हमने क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, जिससे हम समझ लो $1250-1300 हमारा एवरेज मंथली रहता है, वो ले रहे हैं, तो उसको 2000 या 3000 पे कैसे लेके जाना है, उसका काम है। ऑन अ कंडीशन कि क्लाइंट शुड बी हैप्पी। ये नहीं कि हम क्लाइंट को एकदम स्क्वीज कर रहे हैं। इसका ये मतलब है विद ऑन ईयर्स अच्छा काम करके रिजल्ट लाओ के, जब आप रिजल्ट ले आओ क्लाइंट के लिए, अच्छा ट्रस्ट बन जाता है, एंड क्लाइंट लिसन्स टू यू। अब क्लाइंट को ये बोल सकते हो कि अब सर हमें ये भी करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एक एक कनाडा की बात बताता हूँ। एक बिजनेस के लिए हम काम कर रहे थे, जब 2018 में हमने उनके साथ स्टार्ट किया था। तो हम उनका एक क्लिनिक का काम कर रहे थे, वो मेडिकल नीश में है। तो उसको एक क्लिनिक से 7 क्लिनिक्स पे हम लेके गए। ये नहीं मैं बोलता कि सारा क्रेडिट हम लोग का है, एजेंसी का नहीं होता। ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योर का भी होता है, उनका ज़्यादा होता है इनफैक्ट। तो वो बड़ा अच्छा हमारी कोलैबोरेशन रही उसके साथ। आज 7 क्लिनिक से हमने भी उसको बहुत चीज़ें बताई। इनफैक्ट जैसे मैं काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी में हूँ, तो जब हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं क्लाइंट की, तो उस स्ट्रैटेजी को हमने एनहांस किया ईयर बाय ईयर। उसको आइडियाज़ दिए कि अगर आप ये बिज़नेस में हो, तो इसके साथ आप ये बिज़नेस को भी साथ में कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लेज़र्स, थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ नीश का उनकी, अब लेज़र की इंडस्ट्री में भी जा सकते हो, आप मेडिकल ऑर्थोटिक्स में वगैरह में भी जा सकते हो। ऐसे उसको बताया, उसने उस चीज़ को देखा, हमने उनको लिटरली ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च ऐसी चीज़ें करके दिखाई कि इसका आपके रीजन में बहुत अच्छा स्कोप है, आप इसको करो। तो इस तरह से करते करते क्लाइंट ने काफ़ी हमारी बात सुनी, हम लोगों ने बहुत उसका इन्वेस्ट भी कराया उसके साथ, वो हमने भी बहुत बिजनेस के अंदर उसके साथ इंक्रीज किया काम को। तो इस तरह से अपसेलिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम अपनी सर्विस बेच रहे हैं। अपसेलिंग का यह मतलब है कि हम क्लाइंट के लिए भी और क्या अच्छा हो सकता है, वो भी रिसर्च करते हैं। आपका टीम साइज क्या है? आप किस तरह से अपनी टीम को बेसिकली मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि आपका टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिस तरह से आप अपनी टीम को मैनेज आपने करा हुआ है, तो वो काबिले तारीफ है। तो मैं जानना चाहती हूँ, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी लोग अपना ऑफिस चला रहे हैं, स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं, वो लोग अपनी टीम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? देखो, टीम एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी, वो बैकबोन है। तो टीम में इन्वेस्ट करना और उसके ऊपर मेहनत करना सबसे जरूरी है।
हैविंग सेड दैट टीम साइड्स हम लोग का भी 30-35 प्लस हो चुका है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता क्योंकि अब टीम ही आगे हायरिंग हैंडल कर रही है तो इवन आई डोंट नो द एग्जैक्ट टीम साइज बट इट्स मोर देन 35 आई व्हाट आई अंडरस्टैंड हम लोग का इसके अंदर ये है कि टीम के ऊपर हम वर्क बहुत अच्छा करते हैं हम लोग हायरार्की मॉडल पे काम करते हैं हम लोग का बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है हम एसओपीज बनाते हैं हम लोगों का पूरा इंटरनल ट्रेनिंग कोर्स है हमारे अगर एसईओ में कोई बंदे को हायर करे तो उसको पूरा हम लोग का कोर्स करना पड़ेगा हम लोग के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी और हम एसओपीज को बहुत रिवाइज करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी से अभी नया अपडेट आया गूगल का ईएटी में कुछ नया जैसे हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आया तो उस हिसाब से और क्या हमें करना चाहिए वो चीज़ें हम नई नई एसओपीज में इंट्रोड्यूस करके अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और हायरार्की मॉडल है तो मैनेजर्स सब मैनेजर्स वो सारे आगे टीम को चलाते हैं सारा सिस्टम बड़ा ऑटोमेट कर रहे हैं तो हमारा इस साल का एक्चुअली गोल भी ये था कि हम सिर्फ टीम पे वर्क करें ऑटोमेशन करें टीम को और अच्छे से चलाएं तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई बिलीव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनफैक्ट ये तो गुनदीप इतने सालों से आप वर्क कर रहे हो और इतने प्रोडक्टिव हो आपके पास अभी 100+ क्लाइंट्स हैं जी, जी, उनके जी। साथ भी डील कर रहे हो जी, जी। कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रोकास्टिनेशन फील हो या फिर कभी प्रोडक्टिविटी लॉस आपने फील करा है क्या? बिल्कुल होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता देखो लाइफ में ना इंसान के फेजेस होते हैं और ये फेजेस आपकी लाइफ में बार बार आते हैं और जाते हैं मतलब यू शुड नॉट बी गिल्टी अबाउट इट जैसे मेरा प्रोक्रास्टिनेट करने का तो मतलब एक फेज आता है जिसके अंदर मैं 2-3 दिन नेटफ्लिक्स देखता हूँ और चिल करता हूँ काम बिल्कुल नहीं करता कभी कभी हफ्ता काम नहीं करता बट आई एम फाइन विद दैट मतलब मैं उसको उसके बाद गिल्टी नहीं होता जब हाँ ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए तो ज़रूर गिल्ट होता है बट आई थिंक यू शुड ऑल्सो हम इंसान है देखो हम एक मशीन तो है नहीं तो फेजेस आते हैं ये सब चीज़ें होती हैं बट हाँ you need to make sure that you have to come back on the track and on you can enjoy phases पर आपको वापस आना है ट्रैक पे और जल्दी आना है और जब ट्रैक पे आना है तो तब आप पूरे ट्रैक पे चलोगे तब आपको ये नहीं है कि आप ऐसे नहीं देखो हम एंटरप्रेन्योर्स हैं हम लोग ऐसे नहीं है कि हम लोग अपनी कभी फिक्स्ड रूटीन नहीं बना सकते क्योंकि हम लोग का काम थोड़ा इस तरह का है राइट हम डिजिटल काम समझते हैं कि ये मतलब कि लैपटॉप लाइफस्टाइल है इसके पर इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत हैं तो इसलिए अब जो हमारे लिए प्रोडक्टिविटी है इसके बहुत सारे अलग अलग मतलब हैं प्रोडक्टिविटी में मतलब हम अपने को सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत करते हैं आई लिटरली सी अ लॉट ऑफ वीडियोस प्रोडक्टिविटी के ऊपर प्रोडक्टिविटी के चैनल्स को मैं बहुत फॉलो करता हूँ मतलब कि कैसे अगर मैं इन्वेस्ट भी बहुत करता हूँ चीज़ों में अगर मुझे लगता है कोई गैजेट से या किसी छोटी सी चीज़ से मेरे को फ़ायदा हो सकता है तो मैं लिटरली उस चीज़ को लेता हूँ चाहे लोग मुझे स्टूपिड कहें कुछ कहें या एक्स्ट्रा शॉपहॉलिक कहें बट मैं जिस चीज़ से मेरे 10 मिनट भी बचते हैं ना काम करने के लिए 10 मिनट भी सेव होते हैं मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो प्रोडक्टिविटी इज टॉप नॉच इवन मैं अपनी टीम में भी ये चीज़ देखता हूँ कि अगर हम एक काम कर रहे हैं उसको 60 मिनट लगा रहे हैं 40 मिनट लगा रहे हैं वो 20 में कैसे हो सकता है तो स्मार्ट वर्क है तो वो जब आप अपने कल्चर में ले आओ ना तो प्रोडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाती है जैसे चैट जीपीटी आ गया है इससे हम सब ने बहुत सारा टाइम सेव किया बहुत सारी चीज़ें सेव किया तो ये भी एक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का ही टूल है मेरे हिसाब से हम इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ा रहे हैं ना अपनी फेजेस जैसे मैंने बोला आते हैं फेजेस लाइफ में बड़े अलग अलग तरह के आते हैं प्रोक्रास्टिनेट भी करते हैं बट जब प्रोडक्टिविटी की बात है एक चीज़ आपने देखनी कि अगर आप रूटीन बना रहे हो तो आपको मेडिटेशन जरूर करनी है मेडिटेशन मेरे को पहले बड़ा फनी लगता था कि यार हम मेडिटेट क्यों करें ये कौन सी बात है बट नहीं जब से मैंने मेडिटेट किया यू इंक्रीज योर आपका फोकस जो बनता है वो मेडिटेशन से बहुत अच्छा बनता है 1 घंटा सुबह करो वॉक करो और 1 घंटा मेडिटेशन 2 घंटे दिन में अपने आप को दे दो बस ये उसके बाद आपका सारा दिन चाहे आपके ऊपर कोई आंधी आ जाए तूफान आ जाए आप अपने काम में बहुत फोकस्ड रहोगे एक ये चीज़ मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है एक पॉइंट और प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो मेरे को लगता है कि अपनी इन्वायरमेंट को अपना फ्रेंड बनाना बहुत ज़रूरी है इसका ये मतलब है कि हम लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास एक बड़ा सा टेबल हो मैं ऑफिस में जाऊं कोट पैंट डाल के अपना बैग रखो और बैठ के काम करूं ये सारे ड्रीम होता है बच्चों का सब बिल्कुल होता है बट रियल लाइफ में क्या है कि जैसे मेरे को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है कभी क्लाइंट्स को मिले इंटरनेशनल भी बहुत जाना पड़ता है कुछ तो मैं इन्वायरमेंट देखता हूँ कि मुझे ऐसे कोई काम करना है क्योंकि कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं टाइम टू टाइम राइट तो अब मैं एयरपोर्ट मेरा बहुत अच्छा दोस्त है मैं एयरपोर्ट में बहुत प्रोडक्टिविटी काम करता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं अपने हेडफोन लगाता हूँ एकदम साइलेंट हो जाता है और वहाँ पे आपका जैसे फ्लाइट में आपका फोन भी नहीं चलता तो वो बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए मैं उस टाइम को इतना चेरिश करता हूँ उस टाइम पे बहुत बढ़िया तरीके से काम करता हूँ देखो उस टाइम पे आप मूवी भी देख सकते हो आप चिल भी मार सकते हो कोई बात नहीं अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल में काम नहीं कर सकते इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन बट अपनी इन्वायरमेंट को अपनी सिचुएशन को कि मैं इस सिचुएशन में हूँ रादर देन क्रिबिंग के यार ये मैं काम नहीं कर पा रहा मैं यहाँ बिजी हूँ मेरे घर में ये चल रहा है वो चल रहा है आप उस इन्वायरमेंट में क्या कर सकते हो वो देखो उस टाइम पे वो काम कर लो
ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्पेशली हम जैसे डिजिटल नोमैड्स के लिए, जो बिल्कुल। इधर-उधर रहते हैं, जो करते हैं, दैट्स वन थिंग। ऐसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, बहुत अलग-अलग सेगमेंट में अलग-अलग चीज़ों से। इसके ऊपर हम बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई थिंक इसको शॉर्ट रखते हैं। या तो अभी आपने इन्वेस्टमेंट का नाम लिया कि आप जी। चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, जी, आपको जी, जी। कोई भी चीज़ अगर टाइम बचा रही है, जी, 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 तो आप जी। बाय कर लेते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। आपसे आपकी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना ओके। चाहूँगी कि आप इतने सालों से अर्न कर रहे हो। पैसे तो बहुत सारे लोग कमा लेते हैं, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि इन्वेस्ट किधर करें। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अ, देखिए, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें थोड़ा डोंट ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें स्टॉक्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, बिकॉज हम लोग के फैमिली से हम लोगों ने ट्रेडिशनल तरीके को और इंडियन मार्केट बहुत अच्छा कर रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड मार्केट। बट येस, थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल में भी जाना चाहिए। मेरे को रियल एस्टेट बहुत अच्छा लगता है, हम रियल एस्टेट भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, री इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखो, जिस चीज़ से आप कमा रहे हो, उसमें पैसा वापस नहीं लगाओगे तो बुरे वक़्त में आपका काम नहीं चल पाएगा। हुँ। इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कोविड, क्योंकि मैं लोकल बिज़नेसेस के साथ ज़्यादा डील करता हूँ। तो कोविड में ऐसा होता था कि रोज़ फ़ोन आता था और रोज़ बिज़नेसेस कह रहे थे कि अब आपसे हम अभी काम नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका बिज़नेस ही बंद था। बिल्कुल। तो उस टाइम पे जो हमारी इन बिज़नेस में इन्वेस्ट किया था, आर-एन-डी में हम बहुत इन्वेस्ट करते हैं। तो जो आर-एन-डी कर रखी थी, तो चीज़ें हमने सोची थी कि ये प्रोजेक्ट्स हम तब करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। तो वो कोविड में जो बुरा वक़्त था, हमने उसको एक्चुअली में अपने लिए बहुत अच्छे वक़्त में कन्वर्ट कर लिया। और एक्चुअली हम लोग सक्सेसफुल कोविड के बाद होने शुरू हुए हैं, क्योंकि हमने एक्चुअली इन्वेस्ट सही किया हुआ था, हुँ। सही चीज़ों में, सही जगह पे, और सही आर-एन-डी और सही रिसर्च में। दैट इज़ आल्सो एन इन्वेस्टमेंट व्हिच इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। तो टाइम को भी सही इन्वेस्ट करना भी यहाँ पे ज़रूरी है। एक ये भी चीज़ है। टाइम को भी सही जगह इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। जी, जी, जी। तो मनदीप, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, बट अब वो क्लाइंट सर्विसिंग में भी आना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? वो क्लाइंट सर्विसिंग में किस तरह से आ सकते हैं? ये अब सिनेरियो जब हमने स्टार्ट किया था और अब के सिनेरियो में बहुत डिफरेंस है। सो इसके अंदर काफ़ी सारे टिप्स दे सकते हैं, बट टू कीप इट शॉर्ट, सबसे पहला टिप ये है कि आप ये मत वेट करो कि आप कब पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे और फिर आप क्लाइंट को पिच करोगे। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। हाँ, आधी दुनिया इसके पीछे पड़ी है कि मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, और फिर क्लाइंट या किसी तरीके से इंटीग्रेटेड सर्विस दे। देखो, हम 360 और इंटीग्रेटेड सर्विस दे रहे हैं, बट हम लोग स्पेशलाइज एक बंदा एक चीज़ में करता है। मैं कुछ में कर रहा हूँ, मेरी टीम में कोई बंदा कुछ में कर रहा है, कोई कुछ में कर रहा है। अगर आप अभी अकेले हो, अगर आप अभी नए हो, तो सबसे बड़ी बात है माइक्रो सर्विसेज करो सबसे पहले। और माइक्रो सर्विसेज में एक्चुअली में देखा जाए ज़्यादा पैसे बनते हैं कम मेहनत करके, बिकॉज़ आपने एक स्किल सीखा। आप वही करोगे, उसी की सर्विस दोगे और उसी के अंदर ग्रो करोगे, और वहाँ से आप उसके बाद एक्सपैंड करो। मैंने बहुत साल सिर्फ लोकल एसईओ करने के बाद पीपीसी और ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया अपनी एजेंसी में। तो उससे क्या होता है, आप स्पेशलाइज़ करते हो एक चीज़ को, तो लोग आपके पास खुद आते हैं कि यार ये इस चीज़ का बंदा है। हुँ। चाहे वो बहुत छोटी चीज़ हो, जैसे कोई नए-नए किसी की कीवर्ड रिसर्च बहुत अच्छी है, तो लोग आपके पास, कई लोग कीवर्ड रिसर्च के लिए आएँगे। अब मैं एक बंदे से बहुत साल से सर्विस ले रहा था जो सिर्फ वेबसाइट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डिज़ाइन करता था, हुँ। टेक्निकल स्ट्रक्चर कि कैसे यूआरएल्स होने चाहिए, टेक्निकैलिटीज़, ठीक है? तो माइक्रो सर्विसेज में इन्वेस्ट करना, मतलब अपने आप को उसमें एनहांस करना बहुत ज़रूरी है, और उसके अंदर माइक्रो सर्विसेज को ग्रो करो, उससे अपनी कंपनी को ग्रो करो, उसके बाद बड़ी सर्विसेज में आओ। इसमें एक ये भी बात है जो मेरी मम्मी ने मेरे को बताई थी, क्योंकि मेरे को ना शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम हो गया था। ये यूजुअली हमारी जनरेशन में हो जाता है कि कोई कहता है कि ये चीज़ कर लो, कोई कहता है ये आजकल गूगल हाँ। डिस्कवर बहुत चल रहा है जी, ये कर लो, कोई कहता है जी ये बहुत चल रहा है, ये कर लो। ये तो ऐसे नहीं होता। जगह-जगह पे गड्ढा खोदोगे तो नालियाँ बनेगी, एक जगह खोदोगे तो कुआँ बनेगा। तो ये बात मेरे को समझ में आ गई थी। उसके बाद मैंने अपना फ़ोकस किया एक जगह पे और कुआँ खोदने की कोशिश की। मैं एक चीज़ करूँगा, हाँ, उसके बाद इन डेप्थ अगर आप एक भी चीज़ देखो ना, तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है। आपने कोई नई चीज़ आई है, जैसे चैट जीपीटी या कोई नई टेक्नोलॉजी है, उसको इंटीग्रेट करो, बट जो करंटली कर रहे हो उसको एनहांस करने के लिए। तो इसको मैं बोलता हूँ वर्टिकली गोइंग एंड देन गोइंग पैरेलली, देन गोइंग वर्टिकली, देन गोइंग पैरेलली। कि एक चीज़ पे फोकस करके और उसको अच्छा करो, फिर उसके अंदर और जाओ। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो सबको फोकस करनी चाहिए। इससे बहुत अच्छा काम हो जाएगा। सेकंड टिप इज़ री-इन्वेस्टिंग इन योर स्किल। अपने स्किल को ग्रो करते रहो। कभी ये मत सोचो कि हमने एक चीज़ सीख ली है, तो भई हमें सब कुछ आ गया। अगर आप ऐसे सोचते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ या ऐसी कोई भी चीज़ आपके लिए है ही नहीं।
अगर आप इस इंडस्ट्री में टिकना चाहते हो तो आप कितने भी पुराने हो जाओ, कितने भी बड़े गुरु बन जाओ, आपको नया सीखते रहना पड़ेगा, बिल्कुल, ये है तो ना? है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। उसके बाद आप जो जैसे सीख अब सारा पैसा घर नहीं लेके जाना, ये मैं सबको समझाता हूँ कि जो आप कमाते हो जिस बिज़नेस से, देखो हम लोग के पास, हम लोग लैपटॉप वाले बंदे हैं, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी इन्वेस्टमेंट हमारा एक लैपटॉप है, और वर्चुअली जो उसके पीछे है, वेबसाइट्स या जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स है, सब कुछ उसके पीछे है। तो उस बिज़नेस में पैसा वापस लगाना, री-इन्वेस्टिंग इनटू द बिज़नेस, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत ज़रूरी है। जैसे री अपने स्किल में भी और अपने बिज़नेस में भी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये करो। और एक चीज़ और है, जो हमारी इंडस्ट्री में ना एक दूसरे को देख के बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। आजकल सारे सोचते हैं यार इसने बहुत पैसे कमा लिए, इसने 1 बिलियन कमा लिया, इसने 500 के कमा लिया, तो यार ये नंबर रीच करके ना हम अपने आप को मानेंगे कि हम अच्छे ब्लॉगर हैं या हम अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं। बट ऐसा नहीं होता, ये गलती मैंने भी की है। जब मैंने अपना काम शुरू किया था, और उसके कुछ 1-2 साल बाद मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी कि मैं अपने डैड को इम्प्रेस करने के लिए ना 25 लाख रुपए कमाऊँगा और फिर मैं बोलूँगा कि मैं अब कुछ बन गया। उस टाइम पे 25 लाख रुपए मैं पर नहीं पहुँच पा रहा था उस नंबर पे। तो और मैंने इस चक्कर में क्या गलती की कि जो मैं ऑलरेडी मंथली बहुत अच्छा कर रहा था, मैंने कभी उसको सेव ही नहीं किया, कि मैंने सोचा था 25 आएँगे वो सेव करके दिखाऊँगा। तो व्हाट यू अर्न यू हैव टू सेव। हम क्या करते हैं, उड़ा देते हैं या उस तरह से चलते हैं जैसे हमारी तो आपको अपने पैसे को थोड़ा इन्वेस्ट भी, जैसे मैंने कहा है, तो आप उसको सेव भी करो, उसको पर्सनली जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे से करो, ये बहुत ज़रूरी है। वो पैसा जब आप एक्यूमुलेट करोगे, कंपाउंड देखोगे उसका, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अर्निंग होती है। तो ये बड़ी ट्रेडिशनल बात मैं बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअली बहुत वर्क करती है। तो एजेंसी ओपन कर ली, ठीक है, कंपनी ओपन हो गई, अब उसे ग्रो किस तरह से करना है? जी, ग्रो इस तरह से करना है, जैसे मेरा एक यूएसपी है कि हम लोग अपने ₹1 की ऐड भी नहीं चलाते ना, आज तक कभी चलाई है। कभी भी जाके हमारे हैंडल्स के वो मैं मीडिया ऐड लाइब्रेरी में जाके चेक कर सकते हो, हम नहीं करते वो चीज़। तो इसके पीछे जो मैंने जैसे आपको बताया, एक चीज़ बताई थी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप माइक्रो काम करोगे, जैसे आप उसको ग्रो करने के लिए, आप अपनी फुलफिलमेंट पे ध्यान दो सिर्फ इनिशियली। अगर आपके पास 2 भी क्लाइंट है ना, तो उसको फुलफिलमेंट करने के लिए अपने जब टैलेंट को सही कर लोगे, टैलेंट पे वर्क कर लोगे, चाहे आप करो चाहे अपनी टीम से करवाओ, टीम को सिखाओ, जो पूरी बैक एंड वर्किंग चलती है उस पे फोकस करो। और उसके बाद जैसे मैंने बोला कि अपने आप को एनहांस करके स्किल को, तो उसके बाद उनको अपसेल करना शुरू करो, और चीज़ें उनको, जब आपने एक चीज़ सीख ली, फिर आपने दूसरा एक्सपर्ट अपनी टीम में हायर किया या स्किल खुद वो सीखा, फिर उनको बताओ कि हम ये भी करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जैसे एससीओज ने गेस्ट पोस्ट का बिजनेस शुरू किया, बिल्कुल। राइट? तो गेस्ट पोस्ट में हम भी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, पर मैं ये पहले नहीं करता था, ये मेरे लिए नया था, जो मैंने लास्ट ईयर शुरू किया, और हमने इसको बहुत अच्छा स्केल कर लिया है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को बोला कि ये हम बाहर से लेते हैं, अब ये मैं करता हूँ, तो इस तरह से काइंड ऑफ। हाँ, तो उससे एसईओ से रिलेटेड है, मैं कोई बहुत बाहर तो नहीं गया। तो बिल्कुल, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो सब कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज में ग्रो करना शुरू करो। बिल्कुल। यहाँ से स्केलिंग बहुत अच्छी होती है। आप करंट क्लाइंट से अपना रेवेन्यू डबल कर लोगे, ट्रिपल कर लोगे। जब वो कैश फ्लो आएगा, फिर आप री इन्वेस्ट कर सकते हो और क्लाइंट्स को ढूंढने में, ये सबसे अच्छा रहेगा। ये मैं एक इंडस्ट्री के लिए टिप दे रहा हूँ कि अपनी इंडस्ट्री को हम खुद ना गिराएं, तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग ना प्राइस कॉन्शियस होके ना, प्राइस बेटर देने के चक्कर में नीचे 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 आते रहते हैं, स्पेशली क्लाइंट बिजनेस में। मैं इसका उल्टा चलता हूँ, मैं सच्ची में बहुत अच्छा चार्ज करता हूँ, मैं मार्केट से एक्सपेंसिव चार्ज करता हूँ और उसकी वैल्यू क्रिएट करता हूँ। तो ये इंडस्ट्री में सबके लिए टिप रहेगा कि डोंट अंडरसेल और डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ। आप अच्छा चार्ज कीजिए, अपने स्टाइल से काम कीजिए। आपके काम में आपका स्टाइल और आपका यूनिकनेस है, आपका एलिमेंट है, तो क्लाइंट उस चीज की वैल्यू करेगा। अच्छे से चार्ज करो, अच्छे से फुलफिलमेंट करके दो, तो एवरीथिंग विल गो बेटर। तो चार्ज अच्छा करें, प्राइस को कम ना करें, प्राइस को अच्छे से चार्ज करें। आपका मतलब है हम चार्ज हमें सही करना चाहिए और क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए। बिल्कुल, हम कभी चीप की तरफ ना जाए कि मैं अगर इसको कहीं से कोटेशन $1000 की मिल रही है तो मैं 500 में कर दूं। आप उसको 1000 वाले को 1200 में कैसे बेचते हो, ये आपका स्किल है। क्या बताओ, ये तो तेरे को 1000 ले रहा है, मैं इसको 1200 में तेरे को दे रहा हूँ, पर तेरे को 2000 वाली चीज दे रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बट वो 1200 में क्या दे रहा हूँ, वो एक्सप्लेन अगर आप कर पाए तो क्लाइंट विल बी योर्स। बिल्कुल। दैट्स द थिंग। तो आज के शो में गुनदीप ने बहुत सारी अच्छी-अच्छी टिप्स शेयर करी हैं, तो उसके लिए गुनदीप के लिए लाइक बनता है, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुनदीप, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक